नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज पॉज द वीडियो फॉर एवरी क्वेश्चंस, गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड राइट द मार्क द राइट आंसर इन द comment box so that your understanding of the concept will be more improved, or please go through the whole video so that you can cross verify what is the correct answers. So friends, we will start with the first question that is related to that equalization levy, and that is basically called as Google test. So friends, pause the video, go through the questions and mark the right answer in the comment box. तो ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस में जो है वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, इक्वलाइजेशन लेवी है जिसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसकंटिन्यू करने का के बारे में प्लान करा है, जो 1 अप्रैल 2025 से इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को पॉज द वीडियो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ओनली बी टू बी पे ये इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, ना कि बिजनेस टू कस्टमर। मतलब कोई इंडिविजुअल यदि किसी फॉरेन एंटिटी से कोई एडवर्टीजमेंट्स लेता है तो उसके लिए उसे पेमेंट करने की जरूरत, पेमेंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को उसमें कोई टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन बट इफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस है, वो किसी फॉरेन एंटिटी से यदि कोई यदि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर जो उनका पेमेंट, लेट सपोज 100 रुपीज हुआ, तो 6 रुपीज वो उन्हें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा, और 94 रुपीज वो फॉरेन एंटिटी को दिया जाएगा। तो ये सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस के लिए है, ना कि बिजनेस टू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट, इंट्रोड्यूस्ड अप्लाई, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। उसका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, ये फॉरेन एंटिटी के लिए है, और ये इस फिजिकल प्रेजेंस के कारण ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और एक थर्ड स्टेटमेंट इक्वल पार्ट ऑफ द, ये देखिए थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज इसी जो इक्वलाइजेशन लेवी है जो आपने न्यूज में भी देखे होंगे, ये किसका पार्ट है, फाइनेंस बिल का पार्ट है, ना कि इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट इक्वलाइजेशन लेवी को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में क्यों नहीं लाया गया, इसे फाइनेंस बिल के अंतर्गत में क्यों लाया गया। तो इसका बेसिकली जो रीजन है वो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट्स फॉरेन एंटिटी को इसके कारण नहीं मिल सकता है। तो प्लीज राइट द इन कमेंट बॉक्स व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, दैट द ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर incorrect. So right answer for this question will be D, all the statement are incorrect. Friends, इसका जो explanation है, please pause the video, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, और या इसका आपको जो पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है। उसका नाउ फ्रेंड्स विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, जिसके बारे में अभी है गवर्नमेंट इस स्कीम में भी काफी ज्यादा चेंजेस प्लान कर रही है, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो ये मैक्सिमम लिमिट, पॉज द वीडियो। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये इसमें ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट है नहीं। सेकंड स्टेटमेंट भी इज आल्सो इनकरेक्ट, इट इज फॉर द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इसको क्या किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया। शॉर्ट टर्म इट इज येट नाउ फंक्शनल। So both the statement are incorrect. So the right answer for this question will be D. So इसका राइट आंसर डी हो गया। आप यदि एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन को पॉज करके आप इसके थ्रू जा सकते हैं। सिमिलरली तो ये नाउ फ्रेंड्स विल गो टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द प्लाजा एकॉर्ड। समटाइम्स आर इन द न्यूज, ये रिलेटेड टू दैट। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स रिलेटेड टू है fall in the US exchange rate. So right answer for this question will be A. Please pause the video, उसके तरह कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। प्लाजा एकॉर्ड बेसिकली क्या था कि 1985 में ये हुआ था, जो डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों ने ये प्लान किया जो डॉलर को कैसे डिप्रिसिएट किया जा सके, ताकि क्या हुआ, जो करंट अकाउंट डिफिसिट जो है, ट्रेड डिफिसिट है, वो यूएसए को ट्रेड डिफिसिट को हेल्प कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। दैट इज द रिलेटेड टू द प्लाजा एकॉर्ड। और ये बेसिकली इससे यूएसए को तो फायदा हुआ, बट द जापान एंड जर्मनी हैज लॉस्ट ए लॉट फ्रॉम दिस प्लाजा एकॉर्ड। सो द राइट आंसर फॉर दिस विल बी डिवेल्युएशन ऑफ द यूएस डॉलर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। एक्सप्लेनेशन आप लोग को डिटेल में समझना है तो टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, या पॉज द वीडियो एंड देन गो थ्रू द होल एक्सप्लेनेशन। नाउ फ्रेंड्स वी विल गो टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दैट ट्रेड डिफिसिट। क्योंकि अभी जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे ट्रेड डिफिसिट टैरिफ वॉर का काफी ज्यादा न्यूज में है, तो टैरिफ वॉर है एक्चुअली क्या, एक्चुअली अराउंड 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का क्या है, यूएसए का
का क्या है, ट्रेड डिफिसिट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसी को लेके यूएस गवर्नमेंट या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट प्लान्स दे आर एग्जीक्यूटिंग टू रिड्यूस दैट ट्रेड डेफिसिट। तो पहला है इंक्रीजिंग द टेरिफ रेट, तो ये ऑब्वियसली इट विल हेल्प, ये टेरिफ रेट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंपोर्ट डिमांड ऑफ द गुड्स इन द यूएसए विल रिड्यूस ड्यू टू द हायर टेरिफ रेट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी के कारण भी क्या हो जाएगा, डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी से भी क्या होगा, डिवेल्युएशन ऑफ द करेंसी से क्या होगा, एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस यूएस का बढ़ेगा और उसे ट्रेड डिफिसिट को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। बट द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी ये नहीं होगा इसके कारण, इसके कारण जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ट्रेड है, ये द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होगा तो उससे नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, जो $1 इक्वल टू लेट सपोज 68 रुपीज है, तो ये डिवेल्युएशन से 69 लेट सपोज हो गया। तो अब क्या हुआ, जो यूएस के जो एक्सपोर्टर है उनको कितना मिलेगा, 69 रुपीज मिलेगा इन प्लेस ऑफ द 68। लेकिन यदि एप्रिसिएशन होता है तो 68 के अराउंड मान लो लेट सपोज आफ्टर एप्रिसिएशन इट बिकम 65, तो अब उन्हें कितना मिलेगा, 65 रुपीज। तो उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। सो द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ए, दैट 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। और यदि इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, या इसको पॉज द वीडियो और उसके थ्रू आप इस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन, जो अभी रिसेंटली न्यूज में भी था। तो ये पॉज द वीडियो, तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय स्वैप प्रीमियम, इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, इट इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटिटिव बिडिंग। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज प्राइमरी फॉर डेप्ट फाइनेंसिंग, ये भी इनकरेक्ट है। तो इट इज लिक्विडिटी फॉर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि फॉरेक्स स्वैप ऑक्शंस जो एक्चुअली क्या है, जो मान लीजिए लिक्विडिटी क्रंच है इन द बैंकिंग सेक्टर, तो क्या होगा, डॉलर का क्या किया जाएगा, बिडिंग किया जाता है। और मतलब बैंक्स के पास क्या होगा, मान लीजिए डॉलर है, वो क्या करेगी, आरबीआई को अपना डॉलर देगी और उसके बदले में क्या करेगी, आरबीआई से रुपीज में अपना करेंसी को कन्वर्ट करके वापस लेगी, ताकि उसका जो लिक्विडिटी क्रंच है बैंकिंग सेक्टर्स का उसको रिड्यूस किया जा सके। और उसके बदले में जो ये स्वैप प्रीमियम है, मतलब यदि मैं आपको डॉलर दे रहा हूं, उसके बदले जो आरबीआई आपको रुपीज देगी, उसके बदले में कुछ प्रीमियम चार्जेस आरबीआई चार्ज करती है। वो डिसाइड होता था कॉम्पिटिटिव बिडिंग से, मतलब कौन सा बैंक कितना ज्यादा स्वैप प्रीमियम देने को रेडी है, तो उस हिसाब से ये इसका प्रीमियम डिसाइड होता है। और उस प्रीमियम के बेसिस पे ही जो आरबीआई एलोकेट करती है इंडियन रुपीज इन प्लेस ऑफ द डॉलर। और ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होता है, वो आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, आरबीआई विल अगेन परचेज दैट पर्टिकुलर डॉलर एंड वो आरबीआई विल अगेन परचेज दैट पर्टिकुलर रुपीज एंड रुपीज और गिव बैक टू द डॉलर टू द रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो इसमें एक्चुअली आरबीआई क्या करती है, जो रुपीज प्रोवाइड करती है और बैंक से डॉलर वापस लेती है। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये इट इज लाइक दैट फॉरेक्स स्वैप ऑक्शंस में ये चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए, दैट इज द ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, और यदि इसको डिटेल में आपको समझना है तो इसका ये एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में दिया हुआ, आप उसको थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज फॉर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ये इसका डेप्ट फाइनेंसिंग से कोई डायरेक्ट प्राइमरली कोई लेना देना नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, वी विल मीट soon.